द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू बी डिस्कसिंग हमारे कोर्स के लिहाज से इज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, सो डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, ठीक है जी, मेरा बहुत मजाक उड़ता है चाहे ये टॉपिक पढ़ाते हुए, बिकॉज आई लाइक टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो जब कभी आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे रोड पे, आपके लाइक यू स्टार्ट हियरिंग एम्बुलेंस की आवाज। ठीक है, सो एम्बुलेंस की आवाज आपको कैसे आती है? आपको आती है इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो जैसे से एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, सो यू स्टार्ट हियरिंग दिस टू तेज होता है, टू तेज हो रहा है। और जब एम्पलीट्यूड आपसे निकल जाती है, दूर निकल जाती है, सो यू स्टार्ट हियरिंग इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो गई, इट्स लाइक टू, यही आ रही होती है राइट। कि रात को कभी जो है वो ऐसी सोने लेट जाओ और बिल्कुल सारी चीजें दिमाग से निकाल दो एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी आवाजें, तो कोई ना कोई एम्बुलेंस जरूर करीब से गुजर रही होगी। ठीक है, तो वो ऐसा फील होता है कि उसकी उसकी जैसे वो आपके पास आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज आती है, और जब आपसे दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है राइट। सो इट्स लाइक जब करीब आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, टू तेज हो रहा है, और जब आपसे दूर जा रही है वो चीज, जब आपसे आगे निकल जाती है वो एम्बुलेंस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आहिस्ता जाती है, लाइक दिस इज वियर्ड। और ये जो है ये चीज जो है ये डॉपलर्स इफेक्ट है। दिस इज अ सर्टेन फिनोमेना दैट हैपेंस इन रियल लाइफ। आपके कान नहीं बज रहे होते, असल में ये चीज हो रही होती है। सो डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट ये है कि चेंज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू relative motion between observer and source, between observer and source। ठीक है, सो वी डिस्कस्ड रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा हमने कहां डिस्कस किया था? हमने मोमेंटम वाले चैप्टर में जरा ये रिलेटिव मोशन डिस्कस किया था। और ये रिलेटिव जो है वो ऐसा होता है, किसी चीज को अगर आंखें दे दो तो उसके रिलेटिव क्या चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। सो लेट्स से दिस इज यू स्टैंडिंग ओवर हियर, ये आप हो, ठीक है, और दिस स्टिक फिगर इज यू, ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज दिस एम्बुलेंस जो स्टेशनरी खड़ी हुई है। ठीक है, दिस इज एन एम्बुलेंस, लाइक ओके आई विल ड्रॉ दैट एम्बुलेंस, रुको वरना ये लगेगी नहीं। सो दिस इज योर एम्बुलेंस, ठीक है जी, pretty sleek ambulance, this is an ambulance, and ये एम्बुलेंस जो है वो अभी जो है वो स्टेशनरी, दिस इज एट वेलोसिटी ऑफ 0, एंड ऑब्वियसली जो ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही होगी वो ऐसे ऐसे आपकी तरफ आ रही, दीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू लाइक दिस। ठीक है जी, अच्छा ये जो लाइनें बना रहा हूँ, दीज लाइनें आर रिप्रेजेंटेशन, समझो अपने लिए कि ये जो एक लाइन है अभी ये रिप्रेजेंट करती है आपकी जो वेव आ रही है उसके क्रेस्ट्स को। ठीक है जी, सो इसको एक तरीके से समझो। तो बेसिकली जो आपके क्रेस्ट्स हैं वो सारे ये वेव फ्रंट्स पे लाइन अप है। ठीक है, या फिर अभी फिलहाल इसको समझने के लिए ये समझो कि एक लाइन जो है वो एक वेव है। ठीक है, सो दीज लाइंस आर ट्रैवलिंग टू यू ऐसे करके, और इस तरीके से आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है जी, एंड दे कम टू यू एंड दे हिट योर ईयर्स एंड यू हियर अ फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली जब एम्बुलेंस आपके सामने सीधी खड़ी हुई होती है तो एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी ऐसी चेंज होते हुए नजर नहीं आ रही थी, ना सुनाई दे रही होती ऐसी कोई कहानी। तो आपको ऐसा लगता है फ्रीक्वेंसी एक है, जो उसके बजर की साउंड होगी वही आ रही है और तो कुछ नहीं आ रही। ऑब्वियसली वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो आपकी जो ये वेव, ये जो लाइनें हैं, ठीक है, अभी फिलहाल लाइनें हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, बेसिकली वेव फ्रंट्स बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये लाइनें आपकी रिप्रेजेंटेशन है आपकी वेव्स की। ठीक है, सो ये जो लाइनें जो हैं उनके बीच में, सब के बीच में इक्वल गैप है। ठीक है, तो इक्वल गैप से आ रही हैं, और जब तक ये एम्बुलेंस स्टेशनरी खड़ी रहेगी तो इक्वल गैप से आपकी तरफ आ रही है, सो यू हियर अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ, नथिंग इज चेंजिंग। अच्छा, लेकिन कहानी जरा चेंज होती है तब की बात पे, क्या बात पे कि अब आपकी एम्बुलेंस जो है वो स्टेशनरी नहीं है, एंड अब जो है वो आपकी तरफ चलती हुई आ रही। ठीक है जी, सो लेट्स जो है डिस्कस दैट कहानी के द वेलोसिटी इज टूवर्ड्स। सही है जी, अच्छा नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस दिस थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि बात समझ में आए, थोड़ी सी बात क्लिक करे। बेसिकली देखो, ये सपोज करो ये लाइनें जो थी, जैसे मैंने बोला एक वेव है, ठीक है, तो इसने एक वेव बनाई। ठीक है, अच्छा, अब वो कुछ टाइम बाद इस वेव की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, साउंड वेव अपनी एक वेलोसिटी चलती है, तो वो उस वेलोसिटी के बाद यहाँ पे आ गई है, राइट, अपना डिस्टेंस कवर करके इतने टाइम में इधर आ गई है, और उतनी ही देर में एक और वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, फिर क्या होगा? क्योंकि अभी भी ये दोनों ने अपनी वेलोसिटी चल रहे हैं, तो ये दोनों आगे आ जाती हैं, एंड देन एक और प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इस तरह से कर करके यू गेट दीज
वेव्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट अपार्ट, ठीक है जी। तो उनकी जो है वो डिस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। सो बेसिकली दिस इज द साइंस फॉर यू हियरिंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। अच्छा, लेकिन अगर आपकी एम्बुलेंस जो है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है जी, तो क्या होगा? तो ये होता है कि आपने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, अब ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। ये वाली बात वापस रिपीट कर दें। अच्छा, आई एम रिपीटिंग फॉर यू अगेन। बेसिकली क्या होता है जब वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, राइट? तो साउंड वेव जब प्रोड्यूस करोगी, यू नो एवरी वेव हैज अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू f लैम्डा, ठीक है? तो अब ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है, ये अपनी वेलोसिटी की वजह से इन अ सर्टेन टाइम, लेट्स से इन सम टाइम, ये आगे निकल जाती है। ऑब्वियसली ये वेव जा रही है, इस तरह से जा रही है, टाइम के साथ ही आगे चलती जाएगी, है ना? अच्छा, तो जब ये आगे निकली, तो थोड़ी सी आगे निकली तो पीछे एम्बुलेंस ने एक और वेव बना दी, ठीक है? अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये एम्बुलेंस जो है वो वेव्स बनाती रहती, ठीक है? तो एक और वेव इसके पीछे आ गई। अच्छा, अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो बोथ ऑफ देम विल गो, अब थोड़ा सा आगे चलेंगी, अपनी वेलोसिटी के हिसाब से जितना डिस्टेंस कवर करेंगी तो वो कवर करती हैं, उतनी देर में एम्बुलेंस ने एक और वेव बना दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होगा? ये तीनों थोड़ा सा आगे रह जाएंगी, फिर एम्बुलेंस जो है वो एक और वेव बना देगी। सो इसीलिए ये होता रहता है until the sound wave reaches you and you get these lines that are all equidistant, ठीक है? ये मतलब इनके बीच में जो गैप है that is all the same, so you will getting equidistant line, क्योंकि जब ये थोड़ी सी आगे जाती है एक और वेव बन जाती है, फिर थोड़ी सी वो आगे जाती है, दोनों आगे मिलते जाती है तो एक और बन जाती है, तीनों आगे मिलती जाती है फिर एक और बन जाती है। तो इस तरह से ये वेव्स के बीच में डिस्टेंस आपका जो है वो इक्विडिस्टेंट आपके पास आ जाता है। अच्छा, नाउ अब एम्बुलेंस जो है वो आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, तो अब ये होगा कि एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुई, ठीक है? अब ऑब्वियसली इस वेव की जो है ना कोई वेलोसिटी होगी, तो ये अपनी वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एम्बुलेंस खुद भी आगे चल रही है, तो एम्बुलेंस भी आगे बढ़ी। अच्छा, अब एम्बुलेंस क्योंकि आगे बढ़ी है, तो अब जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली एम्बुलेंस तो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करिए, राइट? सो एम्बुलेंस ने वेव फ्रंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी। अच्छा, अब ये दोनों अपनी वेलोसिटी की वजह से जो आगे जाएंगे आगे गए, एम्बुलेंस अपनी वेलोसिटी की वजह से आगे आएगी, आगे आई, और ये जो है वो उसने क्या किया, उसने एक और वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर दी। जो अब देखो गैप्स को क्या हुआ, खुद ब खुद गैप्स कम हो गए। क्यों? सिर्फ एम्बुलेंस की वेलोसिटी से। हो वही रही है, कहानी वही है, कहानी वही थी, एम्बुलेंस गायब हो गई पता नहीं किस खुशी में, कहानी वही है। योर एम्बुलेंस इज स्टिल प्रोड्यूसिंग वेव फ्रंट्स लाइक दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक वेव फ्रंट बनाती है, तो वेव फ्रंट या वेव अपनी आगे तो जाती है, लेकिन उसके साथ एम्बुलेंस भी आगे बढ़ती है। जब एम्बुलेंस आगे बढ़ती है, तो नो लॉन्गर इज इट दिस डिस्टेंस, अब जो है वो डिस्टेंस कम आता है बिटवीन कंसेक्यूटिव वेव्स, तो ये नेक्स्ट वेव इस तरह से बनती है। फिर जब ये दोनों आगे चलती हैं, तो एम्बुलेंस भी आगे चलती है, थोड़ा सा वो चलती है और वो अपनी नेक्स्ट वेव फ्रंट बना लेती है। वेव फ्रंट रिमेन्स एट देयर मीन पोजीशन। नहीं मेरा बच्चा, वेव फ्रंट मीन पोजीशन थोड़ी, वेव फ्रंट तो चल रहा है ना, आगे चल रहा है, राइट? सो बेसिकली टाइम के लिहाज से ही आगे चला, तो ऑब्वियसली एम्बुलेंस भी आगे चल रही है, राइट? तो बेसिकली वेव फ्रंट मीन पोजीशन मतलब एक वेव प्रोड्यूस हुई तो ये तो आगे जाएगी, इस तरफ जाती रहती है। वेव फ्रंट इज नॉट एट इट्स मीन पोजीशन। हाँ, लेकिन बेसिकली कहने की बात क्या है? कहने की बात ये समझो कि जो गैप जो है, बेसिकली ऐसा समझो, हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी का आपको बता रही है लिंक। तो इसमें फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है, लाइक यू हियर अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी बना रहा है वही फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है? अच्छा, अब जो एम्बुलेंस जिस फ्रीक्वेंसी में बना रही होगी, लेकिन उसके चलने की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, तो अब इसकी वेलोसिटी की वजह से, तो क्या होता है, बस ये होता है कि इन तमाम वेवफ्रंट्स के बीच में जो आपकी कंसेक्यूटिव गैप्स होती हैं वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज ये जब आगे चलते हैं तो एम्बुलेंस भी आगे चलती है, जब वो आगे चलती है तो ये वेवफ्रंट के साथ चिपका के निकाल देती है एक और, फिर ये आगे चलते हैं, एम्बुलेंस भी आगे चलती है, तो ये वेवफ्रंट भी आगे चिपक के आ जाती है। सो बेसिकली होता ये है, यू गेट योर वेवफ्रंट्स दैट आर मच मोर क्लोजर टुगेदर, और मच मोर क्लोजर टुगेदर। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेकंड। सो बेसिकली नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स गिविंग यू द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली मोर वेव फ्रंट्स, मोर वेव्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, तो बेसिकली यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी मिलती है। दैट्स दी साइंस। जब भी कोई चीज आपकी तरफ आ रही होती है तो वो फ्रीक्वेंसी हायर क्यों मिलती है? द फ्रीक्वेंसी इज हायर बिकॉज ऑफ दिस। They are closer but still, yes Alba, they are still at equal distance, that is because you have a constant velocity over it, ठीक है जी? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो यस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये इसके बराबर है, ये डिस्टेंस है इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, यानी सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। लेकिन
ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है। फिर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी अब जो ये एम्बुलेंस है, दिस इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स यू, इंस्टेड आपसे दूर जा रही, ठीक है। तो आप तो वहीं खड़े हो और एम्बुलेंस जो है वो चल रही है, लेकिन अब जो है वो चल रही है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। इसको हटा लेते हैं एंड इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी बैकवर्ड्स, ठीक है। सो बैकवर्ड्स अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली होगा, अब मैं एम्बुलेंस थोड़ी करीब से शुरू कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। एम्बुलेंस यहाँ थी, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही, अच्छा एम्बुलेंस ने एक वेव फ्रंट बनाई, ठीक है जी, एक वेव फ्रंट बनाई। अब एम्बुलेंस जो है पीछे चली गई, वेव फ्रंट जो है वो आगे जा रहा है, राइट। एक टाइम की फ्रेम में वेव फ्रंट आगे जाएगा, एम्बुलेंस पीछे जाएगी। तो अब एम्बुलेंस कहां पे बनाएगी, एम्बुलेंस बनाएगी यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर ये होगा एम्बुलेंस अब पीछे गई, राइट। सो बेसिकली और ये पीछे गई और ये आगे चला गया, और यू गेट अनदर वेव फ्रंट ओवर हियर, ठीक है जी। तो वेव फ्रंट यहाँ पे आ रहा है, सो यू प्रोड्यूस्ड वेव फ्रंट ओवर हियर। थोड़ा सा इसको दूर भी कर लेते हैं आदमी से ताकि बात समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पे वेव फ्रंट बनी, एक टाइम सेकंड गुजरा फॉर एग्जांपल, तो एक सेकंड में इतना आगे आ गया, ये एक सेकंड में इतना पीछे चली गई। सो अब जो वेव फ्रंट बनाएगी वो बनाएगी यहाँ पे, राइट। अच्छा अब एक सेकंड दोबारा से गुजरा, ये दोनों जो है वो आगे चले, और ये जो है वो उसके साथ क्या हुआ, ये पीछे चली गई, तो पीछे गई, तो अब जो है वो वेव फ्रंट यहाँ पे बनाएगी। एंड देन सिमिलरली ऐसा होता जाएगा, एंड देन एम्बुलेंस ने इन दी एंड क्या किया हुआ होगा, बेसिकली वो वेव्स बनाएगी विद बिगर गैप्स, ठीक है। अच्छा ये गैप्स इक्वल है, ठीक है, दीज गैप्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, दीज गैप्स आर इक्वल बट दे आर बिगर देन दीज गैप्स एंड बिगर देन दीज गैप्स, ठीक है। तो नॉर्मल अगर स्टेशनरी खड़े होते तो इससे बड़े गैप्स आ रहे हैं, तो इधर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस जो हुई है वो कम हुई है, तो फ्रीक्वेंसी इज लेस, राइट। डॉपलर्स इफेक्ट में हमेशा ये हो रहा होगा कि जो चीज आवाज बना रही होगी वो ही मूव कर रही होगी, ये ऑब्जर्वर जो है मूव नहीं करता है। यस अब्दुल्ला, रेड शिफ्ट में भी यही हो रहा होता है, रेड शिफ्ट में भी यही हो रहा है। ये हम एक क्वेश्चन करेंगे, कल करवाऊंगा ये, ठीक है, आज नहीं करवाऊंगा, कल करवाऊंगा ये क्वेश्चन, और मैं कल डॉपलर्स इफेक्ट के फॉर्मूला वगैरह भी करवाऊंगा। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस, आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, ये होता क्यों है असल में, ठीक है जी। और बाकी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है इसमें, कि वेलोसिटी जो भी है आपकी, ठीक है जी, ये जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं ये कांस्टेंट आती है। वेलोसिटी 0 थी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कोई आ रही है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंटली आपकी तरफ है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये भी कांस्टेंट है, और ये भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आएगी। हाँ ये बात जरूर है कि ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी है और ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से छोटी है, लेकिन थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस कहानी ये फ्रीक्वेंसी पूरी जगह कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी इधर पूरी जगह कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी पूरी जगह इधर कांस्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा बड़ी है, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा बड़ी है, और ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कंडीशन से छोटी है, लेकिन है सारी कांस्टेंट, ठीक है। अपने अपने केस सिनेरियो के लिए कांस्टेंट ही है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। हायर फ्रीक्वेंसी कैसी, हायर फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि 2 3 4 5 हर्ट्ज हो जा रही है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपको 1 हर्ट्ज सुनाई दे दी, तो इधर यू विल गेट अ 2 हर्ट्ज कांस्टेंट। जो ये हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर का मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल केस सिनेरियो से थी उससे बड़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे नहीं जा रही है, 2 पे कांस्टेंट। एंड सिमिलरली ओवर हियर आपके पास जब एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो 1 हर्ट्ज से आपको कब मिलेगी, आपको 0.5 हर्ट्ज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी अपनी सुनने को मिलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट। अब जो है वो हम थोड़ा सा और इसमें घुसते हैं और उसके कैलकुलेशन वाले पर्सपेक्टिव में एंड पासवर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा सो डॉपलर्स इफेक्ट की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, दैट विल इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ योर वेव इन द मीडियम, ठीक है जी, स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम, और ये वही चीज है, वी दोनों ऊपर नीचे वही है, प्लस माइनस वी एस ये सोर्स वेलोसिटी है, एंड देन एफ एस दिस इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज एफ ओ, एफ ओ आपकी क्या है, एफ ओ आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, यानी जो आपको सुनने को मिलती है। एफ एस क्या है आपकी, एफ एस आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वी क्या है आपका, वी जो है वो आपका स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, ठीक है। तो अगर लाइट वेव है तो लाइट की स्पीड लोगे इन मीडियम, साउंड वेव है तो साउंड की स्पीड लोगे इन मीडियम, ठीक है। तो जो भी वेव होगी इसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम आ गई, और आपके पास जो है वो लास्ट चीज जो है वो वी एस है, वी एस जो है वो आपकी स्पीड ऑफ द सोर्स है, ठीक है जी।
सो स्पीड ऑफ द सोर्स, और जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ आपका सोर्स मूव कर रहा था, तो एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्पीड ऑफ द सोर्स होती है ये होती है कांस्टेंट। आपको जहां तक सवाल पूछे जाएंगे कैलकुलेशन के लिहाज से, वेन एवर यूल बी आस्क्ड टू गिव अ वैल्यू, तो ये वाली वीएस आपको कांस्टेंट दी जाएगी हमेशा, ये वीएस चेंज नहीं करेगी। ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे ऐसी बातों बातों में पूछना चाहे कि अगर एक चीज एक्सीलरेट कर रही है तो उसमें क्या होगा, तो वो कहानी भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी इस फॉर्मूला से ही हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नाउ इसमें प्लस माइनस जो आता है, दिस इज फॉर प्रिजर्विंग बोथ ऑफ दीज केसेस। एक तो केस आपका अप्रोच का है और एक केस आपका सेपरेशन का है। ठीक है, एक में आप अप्रोच कर सकते हो, एक में आप सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, तो हमने अप्रोच वाले के लिए डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी आती है। ठीक है जी। सो अप्रोच के लिए अगर फ्रीक्वेंसी आपको बड़ी चाहिए है, सो यू विल हैव टू यूज द माइनस वाला पर्सपेक्टिव ओवर हियर। इफ यू आर अप्रोचिंग, अगर आप अप्रोच कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? आपका फॉर्मूला बन जाता है FO will equals to V over V minus VS FS। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज जब आप सिर्फ माइनस करोगे तो ऑब्वियसली V में से VS सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी नीचे, दिस विल बी लेस देन V, राइट? V से छोटी हो, क्योंकि V में से आपने बताया था एक चीज निकाल दी है, बाहर खींच के निकाली। ठीक है। अच्छा, जब आप ये करोगे और फिर v को इस छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन आएगा ये बड़ा फ्रैक्शन आएगा, राइट? सो बेसिकली सपोज करो ये v की वैल्यू 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है। ठीक है, 2 में से 1 निकाल दोगे अगर, तो दिस विल टर्न आउट टू बी अ 1, एंड देन 2 डिवाइड बाय 1, ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी आपका फ्रैक्शन जो आएगा एज अ होल वो बड़ा आएगा जब आप माइनस वाला पर्सपेक्टिव ले रहे हो। ठीक है, और सोर्स फ्रीक्वेंसी में अगर एक बड़ा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बड़ी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है जी। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये जो मैंने चीज समझाई आपको, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन। ठीक है, मेरे साथ वर्क थ्रू करोगे, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब क्वालिटेटिव एक्सप्लेन करना होगा तो फिर उसमें मैथमेटिक्स फिगर्स डाल के नहीं कर सकते, उसमें जबान से करके करना पड़ेगा। अच्छा, सो बात क्या है, आपको तो सबसे पहले तो आपको पता है दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर, है ना? अच्छा, प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में होता है फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज फॉर एग्जाम्पल 2/1, है ना? इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, नाउ आई वांट यू ऑल टू रियलाइज दिस थिंग कि प्रॉपर का मतलब यह है कि ऊपर स्मॉल वैल्यू है एंड नीचे जो है वो बिग वैल्यू। ऊपर स्मॉल वैल्यू है, नीचे बिग वैल्यू है, तो स्मॉल को जब बिग से डिवाइड करते हो तो आंसर इज ऑलवेज ऑलवेज इसका ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, एंड यू कैन डू दैट। आप 1 को 3 से डिवाइड करो, आप 1 को 4 से डिवाइड करो, 1 को 100 से डिवाइड करो, आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 को अपने आप से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे, या फॉर एग्जांपल 100 को 1000 से डिवाइड करोगे, या 2 को 5 से डिवाइड करोगे, ऊपर छोटा रखोगे नीचे बड़ा रखोगे, तो आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड बाय 0 एंड 1 के बीच में, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस विल बी अ स्मॉल आंसर, ये छोटा पार्ट दिखाएगा। ठीक है जी। और इसी के बरक्स अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? ऊपर बिग वैल्यू है एंड यू डिवाइडिंग इट बाय अ स्मॉल वैल्यू, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दैट, योर आंसर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1। आपका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इससे क्या समझाना है? इससे आपने समझना है कि एक बड़ी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। देख लो 5/2.5 या फिर 100/10, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, या फिर 2.5/1.5 करके देख लो, ये भी 1 से बड़ा आएगा गारंटीड। इफ यू पुट समथिंग बिग ऊपर और नीचे स्मॉल चीज रखोगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है, यानी बड़ा आंसर आता है। ठीक है जी। तो आई होप ये जो छोटी सी डिस्कशन थी ये समझ में आई हो। तो अब ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि हाउ यू गोइंग टू वर्क आउट, क्या चीज क्या है। अच्छा, नाउ इफ आई बेसिकली टेक द माइनस वाला पर्सपेक्टिव, ठीक है, अगर मैं माइनस वाला पर्सपेक्टिव ले लेता हूं, तो आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाएगा, राइट? सो द डिनोमिनेटर इज स्मॉल, द न्यूमरेटर इज बिग, एंड यू नो जब एक बिग चीज को स्मॉल चीज से डिवाइड करोगे तो ये चीज क्या आएगी? पूरी एज अ होल, इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा? वो भी बिग आएगा।
जब पूरी चीज का आंसर बिग आएगा तो बिग को एक सोर्स फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बिग आएगी, राइट? आर यू गेटिंग इट? सो हमने बात करी थी अप्रोच में सोर्स फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, सो अप्रोच में इसलिए हम माइनस वाला पर्सपेक्टिव लेते हैं, ठीक है? एंड इसी के बरक्स इफ यू हैव क्या चीज आपका सेपरेशन वाला पर्सपेक्टिव, अगर आप सेपरेट कर रहे हो, सेपरेशन हो रही है, सो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है एफ ओ विल इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस एफ एस, ठीक है? सो इफ आई टेक ओनली द प्लस वाला पर्सपेक्टिव तो ऑब्वियसली अब आपको नजर आएगा वी में अगर वी एस ऐड कर दूंगा तो ये चीज बड़ी हो जाएगी, ये चीज छोटी रह जाएगी। जब छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 एंड 1 के बीच में आएगा, यानी स्मॉल आंसर आएगा। जब ये स्मॉल आया तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी स्मॉल आएगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी स्मॉल आएगी तो हमने बात करी थी जब आप सेपरेट कर रहे होते हो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी छोटी आती है। सो बेसिकली जब आप सेपरेट कर रहे हो आपको प्लस वाला पर्सपेक्टिव लगाना होगा, ठीक है? जिनको समझ नहीं आई थी बात अब समझ में आ गई, क्लियर हो गया? नाउ यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, क्योंकि जब भी मैं क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहूंगा कि मतलब उसमें हम एक वैल्यू नहीं दे पाएंगे, हमें लफ्जों में ही बयान करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब क्वालिटेटिवली वाले क्वेश्चन होंगे तो हमें वही चीज करनी पड़ेगी। खैर बहरहाल मैं आपके साथ उधर भी डिस्कस करूंगा, उधर भी समझेंगे। अभी फिलहाल बताओ, अभी फिलहाल क्लियर? हाँ हाँ, ये बात ये डिस्कस करनी थी, ठीक है? इन माय ओपिनियन, ठीक है, अगर मुझसे मेरा ओपिनियन मांगते हो, मैं ये कहूंगा कि आपकी बेहतरी है कि आप ये रट लो, ठीक है? आप रट लो, अप्रोच में माइनस लगता है, सेपरेशन में प्लस लगता है, ठीक है जी? और ये क्वेश्चंस करोगे तो खुद याद भी हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा रट लो इंस्टेड ऑफ ईच टाइम वर्किंग आउट, ठीक है? क्योंकि वर्कआउट करते हुए हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, ठीक है? एंड नॉर्मली दीज आर लाइक प्रिटी इजी पार्ट्स जो बच्चों को बहुत इजी लगते हैं। तो इसमें इसमें समझो कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स विल डू डॉपलर्स इफेक्ट करेक्टली, ठीक है जी? तो मैं भी यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज डू नॉट गो विद के, इफ यूर इवन अ लॉजिकल पर्सन कर भी सकते हो, कोई बात नहीं, रट लो ये चीजें, ठीक है जी? ये चीज काम आएगी, ऐसा नहीं है हम इसको भूल जाएंगे, लेकिन ये दोनों रट लो, नो नीड टू वर्क आउट ईच टाइम, ठीक है? बिलावली का टाइम भी जाया होता है और मिस्टेक का भी चांस है, तो जस्ट मेमोराइज दीज टू थिंग्स, ठीक है? अच्छा, नाउ दिस इज दिस एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस, मैं पास्ट क्वेश्चन पे चल सकता हूँ। Yep, let's do some past questions, फिर मैं आपके साथ कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा। Let's first of all do this question, ठीक है? A jet aircraft travels at a speed of 0.8 v, where v is the speed of the sound. v जो है वो speed of the sound है. The aircraft approaches a stationary observer. The frequency of sound emitted by the aircraft is 100 hertz. Which frequency does the observer hear? तो ऑब्जर्वर जो हियर करेगा वो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमें नहीं पता। हमें सोर्स वेलोसिटी पता है, यानी जेट एयरक्राफ्ट जिस वेलोसिटी से जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, वो पता चल गई। हमें ये पता चल गया कि स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम क्या है, वो v थी, जो स्पीड ऑफ साउंड है। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट इज 100 हर्ट्ज, यानी ये सोर्स फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है जी? अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें प्लस वाला पर्सपेक्टिव होगा या माइनस वाला पर्सपेक्टिव? माइनस, परफेक्ट। सो एफ ओ विल इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस वी एस एफ एस। और जिनको ये समझ में नहीं आया, इधर लिखा हुआ है अप्रोच, अप्रोच के लिए यू विल यूज दी माइनस वाला पर्सपेक्टिव, आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई आएगी, ठीक है जी? सो एफ ओ क्या है? एफ ओ हमें ढूंढना है, वी क्या है? वी वी है, नीचे क्या है? वी वी ही है, और माइनस 0.8 वी करना है, एंड एफ एस क्या है? 100 हर्ट्ज है, ठीक है जी? सो लेट्स डू दैट। अच्छा, v में से 0.8 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 0.2 आएगा। सो v अपॉन 0.2 v इंटू 100, एंड देन v और v ऊपर नीचे कैंसिल, 100 अपॉन 0.2, व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी? 500 आना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। सो इट इज 500 हर्ट्ज। सो दिस इज हाउ इजी पीजी दीज क्वेश्चंस आर, ठीक है जी? फिर आ जाते हैं इस पे। Siren emits a sound of frequency 1000 hertz. The siren moves at 20 meter per second towards an observer who is standing still. The speed of the sound in the air is 330 meter per second. Which expression would correctly give the frequency heard by the observer? So I want you guys to try this out and give me A, B, C, D में से कौन सा सही आंसर है? Okay, अच्छा, so you guys are correct. You have given the correct answer. Approach वाला केस है, so FO will equals to V upon V minus VS FS। अच्छा जी, FO हमें निकालना है, V क्या है? V जो था वो 330 था,
नीचे वाला वी 330 है, माइनस वी एस क्या है जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, एंड सोर्स फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 हर्ट्ज है. So if you match up your answers, 330 into 1000 divided by 330 minus 20, so therefore it should be option B. ठीक है जी, exactly वही चीज नजर आ रही है. अच्छा, now on to this question. ठीक है जी, ये भी I want everyone to try. क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं a source emitting a sound of single frequency fs travels at constant speed directly towards an observer. ठीक है, very important, travels at constant speed directly towards an observer. The source then passes the observer and continues to move directly away from the observer. The velocity of the source remains constant. दो दफा बताया बकायदा. Which graph represents the variation with time of the frequency FO of the sound heard by the observer? तो इसमें से A, B, C, D में से कौन सा ग्राफ होगा FO अगेंस्ट कौन सा ग्राफ होगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी और टाइम का? वेरी गुड बोथ ऑफ यू, बी होगा. ठीक है, प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक. जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट आएगी. ठीक है, तो अब क्योंकि ये पहले आपकी तरफ आ रहा था, सो देयरफॉर इट मस्ट बी अ हायर कांस्टेंट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एंड देन जब आपसे दूर जाने लगा सो इट मस्ट बी अ लोअर ऑब्जर्व्ड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी, ये तो ग्राफ उल्टा बना हुआ है, गलत बना हुआ है. ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा. यू वोंट गेट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज. जब तक आप कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हो तब तक आपकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, कोई और कहानी नहीं हो सकती. सो सी इज आल्सो रॉन्ग एंड डी इज आल्सो रॉन्ग. अच्छा, अब आ जाते हैं हम ऑन टू दिस वन, द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस टू डॉपलर्स इफेक्ट. अगर आपको क्वालिटी में पूछा हुआ, क्वांटिटी में नहीं पूछा हुआ आंसर, ठीक है, यानी लफ्जों में पूछा हुआ. A vehicle carries a microwave transmitter that emits microwaves of constant frequency. The stationary observer has a microwave receiver. The vehicle moves directly towards the observer at constant speed. Vehicle जो है वो directly towards the observer जाती है at constant speed. The observer detects the microwaves of frequency FO. ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया है अभी vehicle जो थी वो constant speed से आपकी तरफ आ रही थी, तो आपने एक ऑब्वियसली हायर फ्रीक्वेंसी देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी एफओ आपने मेजर करी. ठीक है. अच्छा, फिर आपको बोल रहे हैं द व्हीकल देन एक्सेलरेट्स स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. उसके बाद ट्रेवल्स एट हायर स्टेडी स्पीड फॉर अ टाइम एंड देन डिसेलरेट्स अंटिल इट स्टॉप्स. व्हाट इज द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स दैट आर डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बोला था इसमें आ गया एक्सेलरेशन का, यानी इसमें वेलोसिटी चेंज कर रही है. राइट, सो हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा क्या चीज क्या है. सो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, एफ ओ वी अपॉन वी माइनस वी एस, बिकॉज यूर अप्रोचिंग, दोनों साथ मूव कर रहे हैं, एंड देन एफ एस. एक्चुअली सो द फर्स्ट थिंग, आप पहले से जो थे यू वर मूविंग, आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज एफ ओ. ठीक है, अच्छा दो आंसर आए हैं, लेट्स सी किसने सही आंसर दिया है. अलमा ने सही आंसर दिया है. सो आपकी ऑलरेडी एक हायर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी एफओ. ठीक है, अब उसके मुकाबले में ये पूछेंगे. ठीक है, उसके मुकाबले में बात हो रही है एफओ के मुकाबले में जो ऑलरेडी हायर फ्रीक्वेंसी थी. अच्छा, नाउ इफ योर व्हीकल वाज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, आपकी व्हीकल अगर एक्सेलरेट कर रही थी तो कैन आई से दैट योर सोर्स वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग. ठीक है जी, इंक्रीज करे जा रही है, ये इंक्रीज करे जा रही है. राइट, अच्छा, जब ये इंक्रीज करे जा रही है, v में से एक इंक्रीज करती हुई वैल्यू निकालते जाओगे, तो ऑब्वियसली जब v में से एक इंक्रीज करते वैल्यू निकालते जा रहे हो तो एज अ होल ये पूरा डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है. राइट, और जब ये पूरा डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा जा रहा है, तो अब एक वैल्यू को एक छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये पूरा फ्रैक्शन एज अ होल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा. सो यहां तक समझ आया. सो बेसिकली ये पूरा v अपॉन v माइनस वी एस ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, मतलब ये बाकायदा 1 2 3 4 5 6 जा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज आपकी सोर्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. सोर्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिनोमिनेटर पूरा वक्त डिक्रीज कर रहा है. डिनोमिनेटर जब पूरा वक्त डिक्रीज कर रहा है तो पूरा फ्रैक्शन एज अ होल पूरा वक्त इंक्रीज कर रहा है. ठीक है जी, और अगर पूरा फ्रैक्शन एज अ होल इंक्रीज कर रहा है तो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती रहनी चाहिए है. कब तक, जब तक आप एक्सेलरेट कर. तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, जब तक आप एक्सेलरेट कर रहे थे, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल कंटिन्यू टू राइज. ठीक है जी, बाकी ये दोनों तो गलत हो गए. अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, देन ट्रेवल्स एट ए
हायर स्टेडी स्पीड, तो हमें पता है हायर स्टेडी स्पीड पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से ज्यादा बड़ी है, सो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन द एफओ जो उन्होंने बताई थी आपको, राइट? ये वाली फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफओ, सो ट्रेवल एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, सो देन इट हैज टू रिमेन स्टेडी, फ्रीक्वेंसी आपकी रिमेन स्टेडी करेगी बिकॉज यू आर एट अ हायर स्टेडी स्पीड, यानी एट अ हायर कांस्टेंट वेलोसिटी। सो रिमेन स्टेडी दोनों में लिखा हुआ है, ये भी सही है, कोई बात नहीं है। फिर क्या है, एंड देन डिसेलरेट्स अंटिल इट स्टॉप्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिरेगी और कहां तक गिरेगी? स्टॉप जब हो जाते हो तब आपको अपनी सोर्स फ्रीक्वेंसी मिलना शुरू हो जाएगी। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो सोर्स फ्रीक्वेंसी मिलना शुरू हो जाएगी। अब ऑब्वियसली यू नो सोर्स फ्रीक्वेंसी, ये जो एफओ है दैट इज ग्रेटर देन योर सोर्स फ्रीक्वेंसी, सो देयरफॉर ये जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट शुड बी लोअर देन एफओ, यानी वो बेसिकली अपनी एफएस की वैल्यू पे आ चुकी है। सो ये पूरी कहानी जो सी में आपको बताई हुई है that is 110% correct, so C is your correct option। frequency source less क्यों है, fs less क्यों है? क्योंकि fs इसलिए less है because lower frequency वापस explain कर देंगे। अच्छा, let's explain this again, lower frequency वाला part वापस समझा दें और frequency source less क्यों है। अच्छा, I'm going to go over this एक दोबारा से, so let me just remove this। अच्छा ना, सबसे पहले तो आपको क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये जो FO जो ये बता रहे हैं, ये FO तब मेजर किया गया है जब आप ऑलरेडी एक कांस्टेंट स्पीड से यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है जी। तो अगर ये जो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, ये सोर्स, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको मैं कह दूं FS, ठीक है। तो और अब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है और ये FO मैं रजिस्टर कर रहा हूं, सो डेफिनेटली ये जो FO है, ये SFS जो ये माइक्रोवेव ट्रांसमीटर इमिट कर रहा है उससे तो बड़ी है ना। इट मस्ट बी ग्रेटर देन वट एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, क्योंकि यू आर मूविंग इन दिस केस एंड मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, एक बात हमने ये देखी, द व्हीकल देन एक्सेलरेट्स, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि व्हीकल एक्सेलरेट होते हुए क्या फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। सो यू नो FO इज V अपॉन V माइनस VS क्यों? क्योंकि स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर FS। अच्छा, नाउ यू आर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, राइट? और ये इस तरह से इंक्रीज कर रही है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 2 थी तो अब ये जाएगी 3 पे, अब ये जाएगी 4 पे, अब ये जाएगी 5 पे, यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। दिस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अच्छा, सो इफ दिस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, जब एक कांस्टेंट v में से, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो मीडियम में जो साउंड है, मीडियम में जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी, राइट? सो दिस इज अ कांस्टेंट। जब इस वैल्यू में से ये बढ़ती हुई चीज निकालते जाओगे, राइट, सो ऑब्वियसली नीचे वाला जो पूरी चीज है, यानी v में से ये सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, जो बड़ा होता जा रहा है, तो नीचे वाली पूरी की पूरी चीज वो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी, राइट। एंड देन ऑब्वियसली जब ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को एक बाकायदा पूरा वक्त छोटी होती हुई चीज से डिवाइड करते जाओगे। व्हेन यू आर डिवाइडिंग समथिंग बिग बाय अ थिंग दैट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग स्मॉलर, so then you will get this whole thing, ये जो पूरा आंसर आएगा ये ऐसा आ रहा होगा कि ये पूरा वक्त बड़ा चला जा रहा है, बड़ा चला जा रहा है, बड़ा चला जा रहा है। It's always increasing. Your whole fraction is always increasing. ठीक है। अच्छा, अगर होल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग तो FO के साथ डायरेक्ट लिंक आ जाएगा हमारे पास। अगर पूरा फ्रैक्शन बढ़े चले जा रहा है, एक कांस्टेंट FS में मल्टीप्लाई करोगे, सो आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी बाकायदा पूरा वक्त बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। सो द सोर्स फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है बढ़ती चली जाएगी। सो योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल राइज, इट शुड राइज, इट विल नॉट फॉल, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हुई? ये जो पहली चीज थी फॉर द एक्सेलरेशन वाली चीज। आई थिंक ये चीज आकिब को थोड़ा सा अनक्लियर थी, तो आकिब आप बता दें, बाकियों को आई थिंक वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। आकिब यहां तक क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, देन ट्रेवल्स एट अ हायर स्टेडी स्पीड, ठीक है जी। इट इज ट्रेवलिंग एट ए हायर स्टेडी स्पीड, यानी इस वाली स्पीड से अब ज्यादा स्पीड है। तो ऑब्वियसली इधर जो FO आ रही है, इधर जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ रही है, दिस इज ग्रेटर देन दिस FO। व्हाई? बिकॉज ये हायर स्टेडी स्पीड है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन एक बड़ी यानी अगर ये फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये वाली जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी वो इस वाली FO से भी बड़ी होगी,
ठीक है जी। लेकिन वो चीजें आपको जो है एग्जामिनर टेस्ट नहीं करी, एग्जामिनर आपसे ये डिमांड किया कि आपको पता है क्या कि जो है वो फ्रीक्वेंसी रिमेन स्टडी हो जाएगी। तो हाँ, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो फ्रीक्वेंसी भी स्टडी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाती है। सो आपकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी होना ही होना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स भी आपके सही हैं। लेकिन स्टडी किस तरह से हुई है? स्टडी ऐसी हुई है कि ये जो स्टडी फ्रीक्वेंसी है ये पहले वाली स्टडी फ्रीक्वेंसी से बढ़ी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपको आपको ये बता रहे हैं कि इट डिसेलरेट्स अंटिल इट स्टॉप्स। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई चीज रुक जाती है, व्हेन इट हैज स्टॉप्ड, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको अपनी सोर्स फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट? व्हेन एन एम्बुलेंस इज नॉट मूविंग, आपको उसकी क्या चीज मिलती है? यू गेट इट्स सोर्स फ्रीक्वेंसी, right? Because if the ambulance is not moving, FO will equals to V upon V minus VS FS. If you're not moving, अगर ये चीज जीरो हो गई है तो V upon V 1 हो जाएगा, यानी FO will equals to FS. So when you stop, your source frequency is your observed frequency, right? So this is basically FS. ठीक है, तो अब जब ये चीज रुक गई है तो ये अब एफएस इमिट कर रही है, और जो सुनाई दे रहा है आपको वो भी आपको एफएस ही सुनाई दे रहा है, आपको एफएस ही मिल रहा है। और आपको ये पता है कि ऑब्वियसली एफएस जो था, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी थी, वो पहली वाली जिसके रिलेटिव बात हो रही है उससे तो छोटी होगी लाजमी। क्यों? बिकॉज ये एफओ तो वो थी जो आपकी तरफ आने की वजह से बड़ी हुई एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी आ रही, राइट? सो दिस एफओ मस्ट बी ग्रेटर देन एफएस, एंड इसीलिए जब ये रुकेगी तो आपको जो ये एफओ थी उससे कम फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यानी दैट इज आपको एफएस मिल रही है। यू आर गेटिंग एफएस ओवर हियर, सो सी इज करेक्ट। अच्छा जी, अब चलते हैं ऑन टू कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड वी हैव अबाउट 10 मिनट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, अगर अभी तो हम साउंड में बात कर रहे थे और एक माइक्रोवेव वाला कोई सवाल आ गया था, तो वो तो अलग कहानी है, लेकिन लार्जली ये चैप्टर जो है वो ये वाला जो कहानी है साउंड्स में ही होती है अक्सर बेशतर। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम लाइट। ठीक है, तो लाइट को देखते हुए दिस इज अ क्लासिक थिंग दैट हैपेंस इन द यूनिवर्स। क्लासिक थिंग क्या है? देयर इज दिस गैलेक्सी ए एंड यू हैव अ गैलेक्सी बी। ठीक है जी, एंड गैलेक्सी बी इज स्टेशनरी। ठीक है, और सपोज करो आप जो है आप यू आर ऑन इन दिस गैलेक्सी, आप इस गैलेक्सी में, सो लेट्स से दिस इज मिल्की वे, और इसके अंदर आपका अर्थ है, एंड यू आर सीइंग दिस गैलेक्सी, यू आर इन दिस गैलेक्सी बी एंड यू आर सीइंग गैलेक्सी ए। अच्छा, अब हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि गैलेक्सी ए ऐसे मैटर से बनी हुई है जो इमिट करता है ब्लू लाइट। ये गैलेक्सी ए इमिट करती है हकीकत में ब्लू लाइट, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से मे बी देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू। ऑब्वियसली ये तो स्टेशनरी, तो उसका मतलब गैलेक्सी ए ही कहीं ना कहीं इधर उधर जा रही होगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ द डॉपलर्स इफेक्ट, जो आपको असल में जो वेवलेंथ मिलती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, लेकिन आपको जो वेवलेंथ मिलती है वो मिलती है फॉर सम रीजन रेड लाइट की 780 नैनोमीटर की आपको वेवलेंथ मिलती है। ठीक है, सो कुछ ऐसी कहानी है। नाउ वी डोंट नो इफ गैलेक्सी ए इज कमिंग टूवर्ड्स अस और इज गैलेक्सी गोइंग अवे फ्रॉम अस, हमें ये नहीं पता। बस हमें ये पता है जो ये असल में हकीकत में इसकी ब्लू लाइट की वेवलेंथ ये है जो ये इमिट कर रही है, लेकिन हमारे पास जो आती है वो आती है रेड लाइट बिकॉज ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि इज गैलेक्सी ए ट्रैवलिंग टूवर्ड्स बी और इज गैलेक्सी ए ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम बी? ठीक है, सो अब्दुल्ला ने आंसर दिया है एक, और अल्मा ने अप्रोच बता दी है। अल्मा ने जो अप्रोच बताई है वो 110% वैलिड है। अल्मा सेज यूज्ड v इक्वल्स टू f लैम्डा। ठीक है जी, यू नो द स्पीड ऑफ लाइट, यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 to the power 8। ठीक है जी, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो यू यूज दैट and you work out both of the frequencies। ठीक है, ये frequencies कौन सी है? So basically you know v equals to f lambda। ठीक है जी, now blue light is also light, it will also be traveling at 3 into 10 power 8, और frequency आपको निकालनी है, लेकिन आपको जो ये lambda s दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स की क्या थी ऑर्डर ऑफ पावर? इसको याद है? What was nano?
10 to the power -9. परफेक्ट, सो इट वाज 10 to the power -9. तो कोई मुझे ये बता सकता है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 6.7 into 10 to the power 14. ठीक है जी, ये एग्जैक्ट आ रहा है? वे टू एग्जैक्ट. अच्छा, एंड ये जो है दिस इज ऑल्सो 3 into 10 to the power 8. ठीक है जी, ये वाली ऑब्जर्व्ड है तो मैं इसलिए इधर से निकालोगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी 780 into 10 to the power -9. व्हाट्स द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओवर हियर? 3.846 into 10 to the power 14. 3.846 into 10 to the power 14. एंड ये वाली जो है थोड़ी और एक्यूरेट लिख लेते हैं 6.67. ठीक है, सो 6.67 into 10 to the power -14, और उसको भी 2 इतना ही कर लेते हैं, 3.85 कर लेते हैं. सो लुकिंग एट दिस इंफॉर्मेशन, कैन यू नाउ टेल मी गैलेक्सी ए दूर जा रही है, करीब आ रही है? सेपरेटिंग, अल्मा से सेपरेटिंग, अब्दुल्ला ने भी पहले अवे कहा था. बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. दिस इज अ सेपरेशन का केस. और वो मैं कैसे बता सकता हूं? वो मैं इसलिए बता सकता हूं बिकॉज जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से कम आ रही है. और आपको पता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी से कम कब आती थी? जब आप सेपरेट कर रहे हो. तो असल में हकीकत में भी यूनिवर्स में यही होता है. कोई गैलेक्सी या कोई स्टार जो फॉर एग्जांपल इमिट कर रहा है ब्लू लाइट, लेकिन क्योंकि वो आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको उसकी लाइट जो है वो शिफ्टेड नजर आती है. वो आपको शिफ्टेड नजर आती है इन द रेड स्पेक्ट्रम, यानी रेड शिफ्टेड नजर आती है. ठीक है, तो इस फिनोमिना को, जो चीजें आपसे दूर जा रही हैं, जो यूनिवर्सेस आपसे दूर जा रही हैं, वो हकीकत में कुछ और लाइट इमिट कर रही हैं, लेकिन आपको जो नजर आता है वो कुछ और नजर आता है. आपको रेड शिफ्टेड नजर आती हैं चीजें. सो ये कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट का जो हमने अभी थ्रू अ क्वेश्चन डिस्कस किया. ठीक है, तो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट्स द फॉर्मल डेफिनेशन फॉर रेड शिफ्ट. और रेड शिफ्ट क्या होता है? रेड शिफ्ट ये होता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट स्ट्रेच्ड टू लॉन्गर वेवलेंथ्स ड्यू टू relative motion between, due to separation between galaxies. Due to separation velocity between galaxies. Was it necessary to calculate frequency in order to reduce redshift? And so if lambda is higher, so obviously frequency would be lower. Hence, yes, obviously, Abdullah, you're also correct in that way. Well, it wasn't really necessary to calculate the frequency to tell if that is that, but this is like true for everyone. If you're a smarter student, so then very good, you can do that as well. ठीक है, again ये सब के लिए ताकि सब लोग एक न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से देख सके. अब ऑब्वियसली कोई भी ये देखेगा कोई गैलेक्सी दूर जा रही है तो यू विल ऑलवेज नो उसकी रेड शिफ्टेड है. यानी क्या मतलब है? हायर वेवलेंथ्स पे गई हुई होगी. Whenever you get higher wavelengths, that means you have lower frequencies. And what does lower frequencies mean? Lower frequencies mean separation वाली चीज. ठीक है, सो अब्दुल्ला यू आर करेक्ट. ऐसी बात नहीं है कि इसको ऐसे डिड्यूस नहीं कर सकते थे. ठीक है, वो बिल्कुल सही है. एंड नाउ लेट्स वर्क आउट व्हाट इज द वेलोसिटी. ए इज ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम बी. ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों. ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम बी. अच्छा, मैं इसको बाद में सही कर लूंगा. इसको हम देख लेते हैं. सो लेट्स पुट इन अपना डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला. FO विल इक्वल्स टू V अपॉन V माइनस VS FS. तो FO क्या है? दैट इज 3.85 इंटू 10 टू द पावर 14. V क्या है आपका? V आपका 3 इंटू 10 पावर 8 है. नीचे भी V3 इंटू 10 पावर 8 है. दैट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. माइनस VS, ये सोर्स वेलोसिटी हमने ढूंढनी है और हमें जो है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है. दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर 14. ठीक है जी, यू कैन कैलकुलेट एंड ट्राई टू गेट आउट द वैल्यू फॉर VS. ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि अजान हो रही है. सो VS इज 2.2 इंटू 10 टू पावर 8. सो हकीकत में दिस थिंग इज गोइंग अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.2 into 10 power 8. ठीक है जी. सो ये असल में फिनोमिना है विच यू सी इन रियल लाइफ. ठीक है,